डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि आज मेरे जन्म दिवस के दिन आप लोगों ने बहुत सारी शुभकामनाएँ भेजी हैं और मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो भरोसा डिलाइट आईएएस और उसकी टीम में जताया है ना? तो वो आपका कभी भी ज़ाया नहीं होगा। इस चीज़ का कहीं न कहीं पर दिल से मैं आप लोगों से वायदा करना चाहूँगा। आज हम लोग कुछ बहुत ही ज़रूरी टॉपिक्स पर कहीं न कहीं पर डिस्कशन करना चाहेंगे। आज हम लोग किसी पढ़ाई के मुद्दे से या किसी मोटिवेशनल मुद्दे से नहीं मिले हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा और आप इसको ये मान लीजिए कि अब डिलाइट आईएएस उस पड़ाव पर पहुँच चुका है, जहाँ से हम लोग बहुत ही गंभीरता से यूपीएससी की तैयारी को किसी न किसी मुकाम और अंजाम तक पहुँचाएँ, है ना? तो हम लोग उस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप मेरे उस इंटेंशन को ज़रूर समझें, मेरे इरादे को ज़रूर समझें, क्योंकि वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको उसमें कुछ भी सच्चाई नज़र आ रही हो, तो फिर बाद की चीज़ों में आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर भरोसा कर सकते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझें, देखिए, यूपीएससी की तैयारी आपको भी पता है एक बहुत ही कठिन साधना है ना? लेकिन आप देखेंगे कि इसके अंदर हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मेरा मानना तो ये है, मैंने पर्सनली तौर पर देखा है कि मेहनत के मामले में ये इंग्लिश माध्यम के बच्चों से कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं। और ये चीज़ आप लोग सब लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे खुद से कि कितने लगभग 15 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे मिनिमम से मिनिमम बच्चे 12 से 13 घंटे पढ़ते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद और इतना कठिन श्रम करने के बावजूद भी हम लोग लिस्ट में नहीं हैं, है ना? ये चिंता की बात है। इसके कई एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर हैं। आप समझिए इस चीज़ को। एक्सटर्नल फैक्टर के तौर पर इस बात को समझिए आप कि देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो यूपीएससी के स्तर पर अच्छी नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, ऐसा माना जाता है और ये कोई क्लैरिटी तो नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि जो इवैल्यूएटर हैं, कॉपी इवैल्यूएटर जो हैं, वो कहीं न कहीं पर बहुत बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से होते हैं, जो यूपीएससी में कॉपी चेक करते हैं आपकी मेंस की या ये सब। उनका हिंदी भाषा पर कमांड उतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है, ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे मित्र हैं, मैंने खुद यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम दिया है और उसके बावजूद भी मुझे मेरा मदर टंग पंजाबी लैंग्वेज है, मैंने हिंदी माध्यम से एग्ज़ाम लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बहुत अच्छे मार्क्स जीएस में दिए गए हैं। तो ये जो कहीं न कहीं पर आर्गुमेंट है, उतना मज़बूत साबित मुझे होता नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो कमियाँ इसमें होंगी ही। उसके अलावा फैक्टर क्या हैं? आप समझेंगे कि कहीं न कहीं पर जो यूपीएससी पेपर बनाता है और उसमें जो हिंदी का जो वर्ज़न होता है, उसमें कई बार खामियाँ होती हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं, जो हिंदी में उस तरह से बेहतरीन तरीके से रिप्रेज़ेंट नहीं किए जाते हैं। उसमें कहीं न कहीं पर गूगल ट्रांसलेट या इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जैसे सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन है, तो कई बार वो उस तरह से उसका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा हिंदी में नहीं होता है। ये कुछ-कुछ खामियाँ ऐसी हैं, जो हिंदी माध्यम के बच्चों को चयन में नहीं आने देती हैं या लिस्ट में शामिल होने से रोक देती हैं। उसके अलावा आप देखेंगे, जो सबसे बड़ी चिंता या सबसे बड़ी चुनौती है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, वो मुझे लगता है ये है कि आपके पास सामग्री की कमी नहीं है। बहुत बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आप देखेंगे लगातार वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा सामग्री उपलब्ध करा दी गई है कि बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। आप लोग खुद देख लीजिए ना, आज से 2 से 3 साल पहले जब ऑनलाइन चीज़ें इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, तब सोर्सेज़ लिमिटेड थे या नहीं थे? बट आज सोर्सेज़ की कमी है क्या? और हम लोग क्या करते हैं, बिना किसी का बैकग्राउंड जाने, बिना किसी टीचर के बारे में बहुत अच्छे से समझे, हम लोग क्या करते हैं कि लगातार उनका जो कंटेंट है, हम उसी के बेस पर 1 टीचर से, 2 टीचर से, कोई एक सब्जेक्ट है, 50 टीचर से हम लोगों ने पढ़ लिया, नोट्स बना लिए। हम लोगों ने ये नहीं देखा क्या वो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था या नहीं था। इस बात को आप समझें। तो सामग्री तो उपलब्ध है, लेकिन गुणवत्ता युक्त सामग्री की कमी आज भी है। इस बात को मैंने सबसे पहली वीडियो में डिलाइट आईएएस से आप लोगों से डिस्कस की थी। आप लोग इससे बिल्कुल अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, है ना? तो अब ये जो चीजें हैं, जो इतने सारे फैक्टर हैं हिंदी माध्यम के लिए, इसके लिए किया क्या जा सकता है? कौन सी चीजें हैं जिस पर बदलाव करने की जरूरत है? अब ध्यान से आप लोग समझें। देखिए, जो बड़ी संस्थाएं हैं, है ना, जो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जिन्होंने 20-20, 25-25 सालों का जिनका अनुभव है, वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं,
वो लोग कुछ हद पर कुछ प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के प्रयास हिंदी माध्यम के बच्चों को चाहिए ना, उस तरह के प्रयास अभी भी नहीं किए जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं कि जितनी बड़ी संस्थाएं अब हैं, उन्होंने इस लेवल तक का अर्निंग कर लिया है, इस लेवल तक की चीजें कहीं ना कहीं पर रेवेन्यू मॉडल स्ट्रांग कर लिया है कि अब वो चाहें तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैक्सिमम चीजें जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा सकते हैं, है ना। बट वो चीजें वो लोग नहीं करा रहे हैं, और फीस आप देखेंगे डे बाय डे यूपीएससी की तैयारी करने में लगभग बढ़ती चली जा रही है। और ये आप देखेंगे कि जो बहुत मतलब मिनिमम फीस भी कहीं पर रखी जा रही है, तो वहां पर क्वालिटी का कहीं ना कहीं पर चिंता उत्पन्न हो जाती है कि गुणवत्ता उस तरह की नहीं दी जाती है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। बट क्या हिंदी माध्यम जो है, ऐसा नहीं है कि उसमें रिजल्ट नहीं आए हैं। पिछली बार आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखे, 18th रैंक देखा है, उससे भी पहले आप लोगों ने निशांत जैन जो है वो 13 रैंक तक देखा है। तो इसका मतलब हिंदी माध्यम में अगर मेहनत की जाए तो रिजल्ट तो अच्छे आ सकते हैं, बट कुछ ना कुछ तो खामियां है ना जो हिंदी माध्यम को आगे लेकर नहीं जा रही हैं। और उसमें मैं सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार मानता हूं वो इन संस्थाओं को मानता हूं, क्योंकि गाइडेंस के तौर पर आज भी हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है। अब देखिए आज भी बच्चे उसी द्वंद में हैं, कौन सी किताबें पढ़े। आज भी बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है पॉलिटी के सोर्सेस क्या है, हिस्ट्री के सोर्सेस हम कहाँ से करें। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें चिंता की बात इसलिए थोड़ी सी हो जाती है कि पिछले 3-4 सालों में 2018 के बाद से आप देखेंगे तो यूपीएससी ने अपने आप को इवॉल्व किया है, बहुत अच्छे लेवल पर चला गया है। और उसका आप लोग मुझसे पूछेंगे, अगर मैं बताऊंगा कि किस तरह से उसको देखा जा सकता है, तो उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कट ऑफ का कम जाना है ना। कट ऑफ दो वजह से कम जा रही है। एक तो गवर्नमेंट ने वैकेंसीज कम कर दी हैं, 2014-15 के बाद से ही वैकेंसीज में कमी आई है, गिरावट हुई है। लेकिन उसके साथ ही जो पेपर का लेवल है वो बहुत अच्छा कर दिया गया है, उस वजह से कट ऑफ जो है वो 87 तक जा गिरी है। तो इसका मतलब आप एक चीज समझें कि कहीं ना कहीं पर यूपीएससी जो है जिस लेवल पर, जिस जगह पर पहुंच चुका है, उस लेवल के पैरामीटर्स को हम लोग मैच नहीं कर पा रहे हैं, उस लेवल की तैयारी को हम लोग मैच नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और मैं बार बार आप लोगों को ये बात बोलता हूं कि जब तक आप वो पैरामीटर अचीव नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी तैयारी के स्तर को उस स्तर पर नहीं लेके जाएंगे, तब तक यूपीएससी में सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा, आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। क्यों? अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे मेंस में दिक्कत होगी, मेंस क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू में दिक्कत होगी। आपको सभी तीनों लेवल के स्टेज की रिक्वायरमेंट देखनी है, सभी तीनों स्तरों को देखकर ये जानना है कि क्या इस स्तर पर जो चीजें यूपीएससी के लिए रिक्वायर्ड हैं, क्या मैं उसके लिए तैयार हूं, क्या मैंने उन चीजों को या उन पैरामीटर्स को अचीव कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा कि यूपीएससी ने अप्लाइड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल पीडीएस की जो रेट्स हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट क्यों है ना। ये एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं जो आप देखेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जो क्वेश्चन है, अप्लाइड पॉलिटी आप देखेंगे तो विवाह का अधिकार पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये किस और संकेत करते हैं कि यूपीएससी की जो तैयारी है वो किताबों तक सीमित नहीं है। अब थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा अवेयरनेस चाहिए, एक्स्ट्रा चीजें चाहिए जो कहीं ना कहीं पर करंट अफेयर से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उनको लिंक करें, हमारे सोर्सेज थोड़े से डाइवर्सिफाई हों, और बिल्कुल कहीं ना कहीं पर ऐसे सोर्सेज हों जो ऑथेंटिक हों, है ना। ऐसे सोर्सेज नहीं हो कि कोई भी बुक आपने उठा ली और उसमें पढ़ ली, उससे आप लोगों के सिलेक्शन में कहीं ना कहीं पर दिक्कत आएगी। तो ये सारी जो चीजें थी ये मेरे शुरुआत से ही मेरे बैकग्राउंड में या बैक ऑफ द माइंड मेरे चल रही थी, है ना। पहले ही दिन से मैंने ये प्रयास किया है, और क्योंकि मैंने इस एग्जाम के प्रोसेस में कई साल दिए हैं, है ना। और हम लोग भी शुरुआत के 3 से 4 साल गाइडेंस की कमी से जूझते रहे हैं, है ना। जो भी हम लोगों ने अचीव किया वो अपने लेवल पे तैयारी करके अचीव किया। किसी भी संस्था की तरफ से हमें कोई बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं मिली, जबकि मैं तो पूरी तरह से मुखर्जी नगर में ही रहा हूं। तो आप लोग इस चीज को समझिए कि कहीं ना कहीं पर उन चीजों की कमी को मैंने फेस किया। मुझे लगता है किसी भी तैयारी के दौरान आप जो एस्पिरेंट होते हैं उसकी रियलिटी को अगर आप जानेंगे तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। तो मैंने तो उस रियलिटी को फेस किया है, मैंने बहुत सारी चीजें वहां पर देखी हैं जो कहीं ना कहीं पर कमी है। बहुत ज्यादा भटकाव हिंदी माध्यम के बच्चों के अभी आज भी है, कहीं ना कहीं पर हर चीज को लेकर देख लीजिए ना आप। सोर्सेज को लेकर भटकाव है, टीचर्स को लेकर भटकाव है, कोचिंग्स को लेकर भटकाव है। आज भी हम लोग हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस की वैल्यू नहीं समझ पाए हैं। आज भी हमें कहीं ना कहीं पर हमारे जो बिल्कुल सटीक निशाना लगाने की जो क्षमता है वो हमारे अंदर आज भी नहीं आ पाई है। तो उसको लेकर मैंने ये चीजें शुरू करने का प्रयास किया था। डिलाइट आईएएस जब शुरू हुआ था, आप मेरी पहली वीडियो उठाकर देखेंगे तो उसमें मैंने सबसे पहली बात
इसी क्वालिटेटिव कंटेंट और गुणवत्ता युक्त सामग्री की थी, है ना? आप लोगों से ये बात हुई। आप लोग लगभग 250 से 300 वीडियोस अब चैनल पर आ चुकी हैं। अब आपको किसी चैनल को जज करने के लिए ना इतना कंटेंट काफ़ी है ना? आप लोग देख सकते हैं उसमें किस तरह की वीडियोस पे हम लोगों ने काम किया है, किस तरह मैंने कोशिश की है कि बेसिक जो चीज़ें हैं, सबसे पहले तैयारी की शुरुआत के दौरान ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कितने घंटे दिन में पढ़ना चाहिए, किस तरह से तैयारी दिन का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कौन-सी बुक्स पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी बुक्स की सूची क्या है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने मैंने उन सब टॉपिक्स पर एक-एक करके वीडियो बना दी है। ऑप्शनल को लेकर अगर किसी बच्चे को दिक्कत रहती है तो उस पर भी हम लोगों ने बात की है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद अब मुझे लगता है थोड़ा-सा तैयारी को एडवांस करने की ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर कहना चाहूँगा, देखिए, हर संस्था की ना अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। आप खुद इसको प्रैक्टिकल तौर पर समझें कि अगर कोई संस्था आपसे 2 से ढाई लाख रुपए ले रही है ना? अगर कोई संस्था आपसे इतना ज़्यादा कॉस्ट ले रही है तैयारी के दौरान, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी से जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देकर भी वहाँ पर उनको दिक्कत नहीं लगती है ना? बट अगर कोई संस्था नहीं आती है, वो आपसे कुछ लिमिटेड फीस में आपको तैयारी करवाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसकी भी तो कुछ रिक्वायरमेंट्स है ना। किसी भी चैनल की अपनी कुछ ज़रूरतें होंगी या नहीं होंगी। तो इस अकॉर्डिंग आपको ये सोचना है कि अगर वो बहुत लिमिटेड फीस में आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर आ रहे हैं, बहुत गुणवत्ता युक्त सामग्री लेकर आ रहे हैं, दिन-रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपको हिचक किस बात की है? क्यों आप पीछे से हट जाते हैं उस चीज़ को सोचकर कि क्या यहाँ पर दिक्कत होगी? मैं आपको बार-बार एक चीज़ कहता रहा हूँ शुरू से लेकर अंत तक, डिलाइट आईएएस की टीम शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों के साथ है जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते। मैं पर्सनल तौर पर जब तक आप लिस्ट में नहीं आते, तब तक आप लोगों को पुश करता रहूँगा। ये बात मैंने कई बार दोहराई है। आपको जो गाइडेंस की ज़रूरत होगी, जो मटेरियल की ज़रूरत होगी, जो आपको चीज़ें आवश्यक होंगी यूपीएससी की तैयारी के दौरान, मैंने बिना कहे आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा है। वो आने वाले टाइम में भी लगातार चलता रहेगा। तो अब थोड़ी-सी हम लोगों को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है ताकि संस्थान का भी अपनी कुछ चीज़ें, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और कहीं न कहीं पर कुछ रेवेन्यू मॉडल इम्प्लीमेंट हो पाए, है ना? वो आप लोग मुझे लगता है जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना आप यूपीएससी की, तो अब आपको ये बातें समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? तो अब इसके बाद अब हम लोग उस टॉपिक पर बात करते हैं जिसके बारे में मुझे आप लोगों से कई काफ़ी देर से बात करनी है। देखिए, समझिए इस चीज़ को, अब यूपीएससी के लिए ज़ीरो से लेकर एडवांस तक फाउंडेशन कोर्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। ठीक है? मैं फिर से दोहराता हूँ। आज क्योंकि आप लोगों ने कहीं न कहीं पर मेरे दिल को झिकोड़ दिया है, इतनी सारी शुभकामनाएँ आप लोगों ने दी हैं, तो उससे मुझे ये लग रहा है कि किस तरह का भरोसा आप लोगों ने मुझ पे दिखाया है ना? तो आप लोगों के भरोसे को पूरी तरह से बरकरार रखना मेरी एक नैतिक ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं, बहुत सारे अभी भी बहुत बड़ी-बड़ी कोचिंग से ऑफ़र आने शुरू हो गए हैं, बट मेरा अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कभी भी टारगेट नहीं रहा है। मेरा सिंगल टारगेट आज भी है, मैं आपको हमेशा कहता रहूँगा, आप इसको बिल्कुल नोट करके रख लें, मुझे हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए वर्क करना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सूची में लाने का प्रयास करना है, उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितने भी कठिन राहों से गुज़रना पड़े, मैं गुज़रूँगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि जब मैं इंटरव्यू और इन सब चीज़ों में रुका, तो वो जो रातें थी, वो जो पेन था, वो मैंने बियर किया था। वो पेन मैंने सहा था, तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में वो दर्द नहीं आना चाहिए। जब आप किसी स्टेज पर जाकर रुकते हो, तब आपको लगता है कि अगर मुझे शुरू में गाइडेंस मिल गई होती, अगर मेरी तैयारी किसी ने बहुत बेहतरीन तरीके से करवा दी होती, तो शायद मैं किसी भी स्टेज पर नहीं रुकता, है ना? तो मैं उस दर्द को आपके जीवन से हटाने की मैं कोई बहुत ज़्यादा महान व्यक्ति नहीं हूँ। मैं कोई इस तरह की बातें नहीं करूँगा कि मैं बिल्कुल व्यापक पैमाने पर बदलाव ला दूँगा, नहीं, वो मेरी क्षमता नहीं है, वो मेरी क्षमता से परे है। बट मैं कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक बार आप लोगों से कहानी की थी ना, शेयर की थी शॉर्ट्स के माध्यम से कि किसी जंगल में आग जब लगी थी, तब वो चिड़िया अपनी चोंच से पानी डाल रही थी। तब किसी कोई बंदर हँस रहा था ना उसपे कि तुम्हारे इस इतने से पानी से आग बुझ जाएगी क्या? तो उसने बोला था मैं अपना योगदान दे रही हूँ। जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा और मैंने क्या किया उस पर बात की जाएगी। मेरी नैतिक ज़िम्मेदारी क्या थी, मेरा योगदान क्या था, उस पर जब बात होगी, तब कहीं न कहीं पर मेरे बारे में अच्छा लिखा जाएगा। मेरा भी वही प्रयास है। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर बदलाव लाने की क्षमता मेरे अंदर शायद नहीं है। बट अगर मैंने कुछ बच्चों को, कुछ जो कहीं न कहीं पर एस्पिरेंट हैं, उनको सही गाइडेंस देने का प्रयास किया। कहीं न कहीं पर कुछ बच्चों को भी हम लोग यूपीएससी की हिंदी माध्यम की जो श्रेणी है, उसमें हम लोग बढ़ा पाए, तो हम लोग मेरे लिए वही बहुत है। ठीक है? तो आप लोगों के साथ मिलकर और उसमें आप लोगों की भागीदारी ज़रूरी है या नहीं?
आप लोग अगर अभी तक भी अगर आप लोगों का भरोसा नहीं बना है, तो फिर उससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है ना? कोई पर्सन अगर आपके साथ कहीं न कहीं पर दिल से जुड़ाव रख के आप लोगों की तैयारी में योगदान करना चाह रहा है, हम लोग पूरी टीम के साथ आप लोगों के साथ खड़े हैं, तो फिर आप लोगों की सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी बनती है कि थोड़ा-सा आप लोग कुछ प्रोग्राम जो अब लाए जा रहे हैं, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें। ये उम्मीद तो मैं आप लोगों से रखता हूँ और मुझे लगता है मुझे पूरी आशा है कि आप इसको लेकर मुझे निराश नहीं करेंगे। अब थोड़ा-सा फाउंडेशन कोर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, फाउंडेशन कोर्स जो है ये लगभग 10 से 12 महीने की अवधि इसकी होगी, है ना? इसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट कवर करेंगे, राजनीति हो, ठीक है, इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरनमेंट हो, इकोनॉमिक्स हो, आईआर हो, इंटरनल सिक्योरिटी सब कुछ। जनरल स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने सब्जेक्ट बनते हैं, सभी सब्जेक्ट को हम प्रीलिम्स तथा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे, है ना? इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझना है। दूसरी बात ये है कि प्रीलिम्स और मेंस की जो हमारी प्रिपरेशन है, वो हम बिल्कुल इक्वल लेवल पर रखकर तैयार करेंगे। आप इसको देखिए जाइएगा, बहुत अच्छे से हम लोग गुणवत्ता पर वर्क कर रहे हैं, क्वालिटी पे वर्क कर रहे हैं। एक बार जो बच्चे लगभग इस तैयारी को कर लेंगे और 2024 में जो एग्ज़ाम देंगे, उनके साथ हम लोग पूरी तरह से रहेंगे। ठीक है? आप लोग प्रीलिम्स क्वालीफाई करेंगे, मेंस में जो बच्चे लिखने जाएँगे, उन बच्चों को स्पेशली मैं अपने अंडर लेके सभी लोगों से बहुत ज़्यादा वर्क करके उनको कहीं न कहीं पर मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स के लिए पुश कर दूँगा, है ना? तो मैं आपको सिर्फ़ इतना कहना चाह रहा हूँ कि इस 10 महीने में पूरी मेहनत के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। कोशिश करें इसमें पार्टिसिपेट आप लोग करें, है ना? इसमें आप लोगों को हिंदी माध्यम के तहत ही गुणवत्ता युक्त प्रिंटेड मटीरियल भी दिया जाएगा, है ना? टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, वो भी फाउंडेशन कोर्स में ही प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ आपको एक चीज़ और बताऊँ मैं कि एसए यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा अभी पिछले 3 से 4 सालों में यूपीएससी ने फिलॉसफी के ऐसे पूछने शुरू कर दिए हैं और उसमें उससे बच्चों में बहुत ज़्यादा तनाव है ना? तो उस चीज़ को लेकर कुछ मेरी वीडियोज़ आएँगी, चाहे वो 25 वीडियो हो या 30 वीडियो हो, वो जो कोर्स होगा निबंध को लेकर, वो भी फाउंडेशन में आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। इसमें जो क्लासेस होंगी, वो एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेंगी। आप अपनी कहीं न कहीं पर आप अपने अकॉर्डिंग जो है, जिस तरह से आपको सुविधा हो, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है? लाइव क्लासेस रहेंगी और 5 दिन वीक में क्लासेस रहेंगी। 6th डे जो है वो आपका डाउट सेशन रहेगा, ठीक है ना? डाउट सेशन रहेगा, उसमें आप पिछले 5 दिन में जो आपने पढ़ा है, उसको लेकर डाउट पूछ सकते हैं या अपनी तैयारी को लेकर आपको कोई डाउट है, तो आप जो रिस्पेक्टेड टीचर हैं, उनसे आप लोग बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें इसकी एक ख़ासियत मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, जो कॉपी इवैल्यूएशन है ना, जैसे आंसर राइटिंग है, यूपीएससी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है। मैं बार-बार आप लोगों को एक बात बोलता हूँ कि देखिए, आपके अंदर कितनी नॉलेज है, ये एग्ज़ामिनर को नहीं पता लगने वाला। एग्ज़ामिनर आपको किससे जज करेगा? जो 9 कॉपीज़ आप लोग उसको मेंस में लिख के दो, सिर्फ़ उससे जज करेगा वो। तो आंसर राइटिंग यूपीएससी में शुरू से लेके अंत तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग कुछ कोशिश करेंगे कि कुछ लाइव लेक्चर्स में आप लोगों के साथ आऊँ, जिसमें हम लोग आंसर राइटिंग पर बात करेंगे। लेकिन फाउंडेशन कोर्स में जो-जो टीचर्स जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाएँगे, कुछ टॉपिक कंप्लीट होने के बाद वो आपको आंसर राइटिंग या क्वेश्चन देना शुरू करेंगे। इसकी खासियत ये है कि जो टीचर आपको पढ़ाएगा वही आपकी कॉपी चेक करेगा, कोई नीचे टीम नहीं रखी जा रही है। नीचे कोई टीम नहीं है जो आपके आंसर चेक करेंगी। अगर मान लीजिए 3 सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, एक फाउंडेशन कोर्स की ये चीज़ है कि आईआर, इकोनॉमिक्स और एथिक्स 3 सब्जेक्ट मैं आप लोगों को कंप्लीट तौर पर पढ़ाऊँगा, ठीक है? करंट अफेयर को लेकर मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। इवन एस्से को लेकर जितनी वीडियोज़ आएँगी उसमें मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, ठीक है? तो फिलॉसफी के एस्से को हम लोग इतना बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेंगे। मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, देखिए यूपीएससी की तैयारी में मैंने बोला है ना कि एस्से, एथिक्स और ऑप्शनल 3 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिससे आपका सिलेक्शन तय होता है ना? तो एस्से और एथिक्स ये दोनों सब्जेक्ट मैं आप लोगों के साथ पर्सनली तौर पर खड़ा रहूँगा और इसमें मैं आपको ये बात निश्चित तौर पर बोलना चाहूँगा कि एस्से में अगर आप सभी क्लासेस कर लेते हैं, आप 140 से 45 नंबर आप एस्से में लेंगे और 130 प्लस नंबर जो हैं वो आप एथिक्स में लेंगे, ठीक है? इसकी गारंटी मान लीजिए आप लोग लेंगे, इसको मैं आपको देता हूँ। आप तैयारी करेंगे तो उसका आप लोगों को बेनिफिट दिखेगा। एग्ज़ाम्पल्स हों चाहे एथिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हों, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करेंगे। हाँ, तो आंसर राइटिंग जो होगी उसमें टीचर जब आपको क्वेश्चन देंगे, वो रिस्पेक्टेड टीचर चेक करेंगे और वो आपको व्हाट्सएप पे या जीमेल या ईमेल के माध्यम से आप लोगों के पास पहुँचाएँगे, है ना? तो मैं आपको एक चीज़ बार-बार बोल रहा हूँ कि पूरी तरह से टीम जो है वो लगातार इस चीज़ का प्रयास करेगी। मैंने पहले दिन से भी बोला है और एक बार फिर से आप लोगों को क्लियर कर दूँगा, हम लोगों को सिलेक्शन पे काम करना है।
कोई भी संस्था आपको इस तरह की चीजें अगर बोले आप जरूर वहां पर जाएं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं जब तक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर चीजों को आप ध्यान में नहीं रखेंगे, जब तक यूपीएससी के लेवल पर आप लोग काम नहीं करेंगे, तब तक सिलेक्शन में दिक्कत होगी। आप लोगों के एक एक पैसे की वैल्यू मैं कई गुना करके आपको रिटर्न दूंगा क्वालिटी के फॉर्म में। आप इस चीज को समझ के पूरी तरह से भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ हम लोग फाउंडेशन कोर्स, अब आप मान के चलिए कि 2 से 3 दिन में इसके एडमिशन शुरू हो जाएंगे और लगभग 10 से 11 तारीख तक एप्लीकेशन जो है वो डिलाइट आईएएस का प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से उसको डिजाइन किया गया है और लगभग 21 तारीख से हम लोग क्लासेस शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आने वाले 15 से 20 दिन पूरी तरह से एडमिशन चलने वाले हैं। आप लोगों से दिल से मैं आग्रह करना चाहूंगा, एक बार कोशिश करें, इसमें इन्वॉल्व हों और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर करें, क्योंकि हिंदी माध्यम के लिए मैंने बोला ना, अगर आप लोग थोड़ा सा ट्रस्ट करके, थोड़ी सी मेहनत करके मेरे साथ आ सकते हैं, तो मैं आपको हिंदी माध्यम के रिजल्ट में बहुत बड़ी क्रांति लाकर दिखाऊंगा। आप इस चीज को बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। किस तरह के कंटेंट पे हम लोग काम करेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, हर चीज के स्तर पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, चाहे एसे राइटिंग हो, सब चीजों को एक साथ लेकर और करंट अफेयर को लेकर मैं आप लोगों को इतना बेहतरीन वर्क करवाऊंगा इसमें कि आपको लगेगा कि कोई चीज आपकी छूटी ही नहीं। लगभग 36 महीने का करंट अफेयर हम फाउंडेशन कोर्स में शामिल करेंगे। ठीक है, कोई भी संस्थान जो होगा वो 12 महीने से ज्यादा करंट अफेयर आपको नहीं करवाएगा, है ना। जबकि यूपीएससी जो है पिछले 3 सालों में कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर पर क्वेश्चन पूछ रहा है। आप इस चीज को समझिए ना। बायो रॉक टेक्नोलॉजी 2019 से 20 के करंट अफेयर था, पूछा 2022 में गया है ना। इस चीज को आप समझेंगे। 2021 का जब मेंस हुआ तो 14वां वित्त आयोग पूछा गया, जबकि 14वां वित्त आयोग न्यूज में कब था, 2014-15 में। तो ये जो चीजें हैं यूपीएससी कर रहा है कि प्रीवियस ईयर का 3 से 4 साल का करंट अफेयर पूछ रहा है, तो हम उसको लेकर रेडी होंगे। कोई भी ऐसी आपकी चीज नहीं होगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से छूट जाएगी, है ना। इकोनॉमिक्स में लगभग 21 से 22 प्रश्न प्रीलिम्स में आते हैं ना। 80 से 90 नंबर का जो पेपर है वो मेंस में पूछा जाता है, तो उसको हम बहुत अच्छे से करेंगे ना। 130 प्लस से ज्यादा आप लोग एथिक्स में आपको श्योरिटी में दे रहा हूँ, 140 से ज्यादा एसए में श्योरिटी दे रहा हूँ, तो इससे ज्यादा आप लोगों को और श्योरिटी क्या चाहिए, है ना। तो अब आप लोगों से मैं दिल से ये आग्रह करूंगा कि मुझे आप लोग निराश मत करिएगा, क्योंकि देखिए, अगर यहाँ से डिलाइट आईएएस कमजोर पड़ता है ना, अगर आप लोग पार्टिसिपेट अच्छे से नहीं करते हैं, अल्टीमेटली लॉस एस्पिरेंट को ही होने वाला है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर दिल से आप लोगों के साथ खड़ा होना चाहता है और आप लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर अपने रिजल्ट के लिए पूरी तरह से आप लोग जिम्मेदार होंगे। मैं पूरे दिल से आप लोगों के साथ इसमें खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि आप उस पीड़ा से ना गुजरें। ज्यादा से ज्यादा हम लोग पार्टिसिपेट करके हिंदी माध्यम के रिजल्ट को तब्दील करें। क्यों 8 या 9 या 10 रिजल्ट हमें चाहिए, क्यों 15 रिजल्ट चाहिए, क्यों ना हम 50 से ज्यादा हर बार रिजल्ट हिंदी माध्यम में लेके आए। क्या हमें क्षमता नहीं है? एक चीज की कमी है, गाइडेंस की, और उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी बातों पे थोड़ा सा भी भरोसा है, अगर पिछले 3 महीने में जो वर्क मैंने आप लोगों के लिए किया है, आपको लगता है कि उसमें थोड़ी सी भी वास्तविकता भरी है, आपको मेरी आवाज का दर्द अगर आप लोग समझ पा रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है मुझे दोबारा आप लोगों से ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप लोग फाउंडेशन में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। एडमिशन शुरू होने वाले हैं जल्दी से। आप लोगों से दिल से मेरा आग्रह है कि आप लोग इसमें एक बार भागीदारी करें और रेगुलर क्लासेस करें, है ना। रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे, कई बच्चे कई लाइव क्लासेस नहीं कर पाते हैं ना, तो वो लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लासेस देख सकते हैं। पूरा कंटेंट जो है वो आपको एप्लीकेशन के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। इसकी वैलिडिटी जो है वो लगभग 2-2.5 साल तक हम लोग रख देंगे। इसको लेकर ज्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मैं इन छोटी छोटी चीजों को लेकर आप लोगों को निराश नहीं करने वाला हूं, है ना। लंबे समय तक आप लोग वीडियोस देख पाएंगे, रेगुलर देख पाएंगे। अगर किसी बच्चों को पर्सनली भी कोई दिक्कत आती है, तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको दिक्कत नहीं होगी किसी चीज को लेकर, हर बच्चे को मैं रिप्लाई करता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि कमेंट अगर कोई आता है तो मैं उस पर रिप्लाई जरूर करता हूं। अगर किसी बच्चे ने अभी तक मुझे मैसेज किया है, कॉल किया है, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया और हर बार उसकी बात मैंने सुनी है, चाहे कितना भी समय लगे। तो ये सब चीजें जो हैं, मुझे कहीं ना कहीं पर आप लोग ही मेरी स्ट्रेंथ हो, इस चीज को समझ लो। आप लोग ही हो जो मुझे मोटिवेट करते हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा वर्क करूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोगों से मुझे उम्मीद भी है, आशा भी है, और मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा भरोसा भी है कि आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं चीजें देखना चाहूंगा। बहुत जल्द मुझे पता चल जाएगा आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, एडमिशन में किस तरह से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरी सी मेहनत शुरू कर देंगे। ठीक है, जितने भी बच्चे होंगे, हम लोग, ऐसा नहीं है कि बच्चे ज्यादा होंगे तो हम लोग क्वालिटी पे वर्क करेंगे, बट थोड़ा सा आप लोगों से मुझे उम्मीद ज्यादा है, तो उस चीज को लेकर आप लोग थोड़ा सा मुझे निराश मत करिएगा। हम लोग इसमें जितने भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो
कम से कम हो चाहे ज़्यादा से ज़्यादा हो, हम लोग पूरी मेहनत से उन पर काम करेंगे, क्योंकि मुझे 100% रिजल्ट पे वर्क करना है। जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करे उसके लिए हम लोग दिल से मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें। हमारा टारगेट ये नहीं है कि अगर 10 बच्चे प्री में उतर रहे हैं तो उनमें से 5 ही सेलेक्ट हों, हमारा ये है कि 10 के 10 होने चाहिए। क्योंकि जब फाउंडेशन की क्लासेस शुरू होंगी तो जो बच्चे फाउंडेशन में इन्वॉल्व होंगे उनका अलग से ग्रुप बना दिया जाएगा और उस ग्रुप को हम लोग कंप्लीट तौर पर मॉनिटरिंग करेंगे, है ना? अभी तक जो व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है वो ठीक है, उसमें हम लोग उतना ज़्यादा टेक्निकल टीम उसको देख रही है, लेकिन इस ग्रुप को जो फाउंडेशन का ग्रुप होगा उसको पर्सनल तौर पर मैं देखूँगा। इसमें जितनी सारी चीज़ें होंगी नोट्स के फॉर्म में हम लोग आपस में शेयर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊँगा उसी फाउंडेशन कोर्स के ग्रुप में। तो आप लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, भागीदारी करें। बस यही चीज़ मुझे आप लोगों से बोलनी थी। अब आप इसको जो मर्ज़ी समझ सकते हैं कि जैसे आज के दिन मुझे इस फाउंडेशन कोर्स को लॉन्च करना था, अब इसको आप जिस मर्ज़ी एंगल से देख लें। मेरा इंटेंशन सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है, एक ही इरादा और निशाना है कि हिंदी माध्यम के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में होने चाहिए। और इसको लेकर मैं आप लोगों को श्योरिटी देता हूँ कि जो बच्चे ये फाउंडेशन कोर्स कर लेंगे, जितने भी प्रोग्राम डिलाइट आईएएस के चल रहे हैं उसमें भागीदारी करते हैं, 2024 में मैं आप लोगों को उन्हीं बच्चों का मैक्सिमम रिज़ल्ट दिखाऊँगा। ठीक है? तो हम लोग बहुत ज़्यादा समय दूर नहीं है, 2024 बहुत पास है, तो उसी रिज़ल्ट के लिए हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।